सोचिए आप एक क्लासिक डिटेक्टिव फिल्म देख रहे हैं। बारिश वाली रात, क्राइम सीन है और पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन फिर एक ऑफिसर को कारपेट पर एक अकेला बाल मिलता है और बस उस एक बाल से पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और क्रिमिनल पकड़ा जाता है। ये फिल्म में तो बड़ा कूल लगता है, पर असल में ये होता कैसे है? ये जादू है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। पर सवाल ये है कि ये डीएनए आखिर है क्या, जो एक बाल में पूरी कहानी बता देता है? बिल्कुल सही सवाल। और यही है आज की हमारी गहरी चर्चा का विषय, न्यूक्लिक एसिड्स। ये नाम सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में ये हमारी जिंदगी का केमिकल ब्लूप्रिंट है। डीएनए, जो एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, वही तय करता है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी। आसान शब्दों में ये हमारी पहचान का कोड है, जो एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा और आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब एक मास्टर प्लान। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या चीज हैं? मैं इसे एक बहुत लंबी माला की तरह इमेजिन कर रहा हूँ, सही है? बिल्कुल सही इमेजिन कर रहे हैं आप। एट द सिंपलेस्ट लेवल, न्यूक्लिक एसिड्स बहुत लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। और ये चेन छोटे छोटे यूनिट से बनती है, जैसे माला मोतियों से बनती है। इन मोतियों को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स का दूसरा नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन। ठीक है, तो पूरी कहानी इन मोतियों यानी न्यूक्लियोटाइड्स पर टिकी है। तो ये एक मोती यानी एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है? मुझे जहां तक याद है, इसके भी 3 हिस्से होते हैं। एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बेस, है ना? इसकी फाउंडेशन है। दूसरा है एक फॉस्फेट ग्रुप, जो इसे एनर्जी और स्ट्रक्चर देता है। और तीसरा, जैसा आपने कहा, सबसे जरूरी हिस्सा, एक नाइट्रोजन वाला कंपाउंड जिसे हम बेस कहते हैं। यही ए, टी, सी और जी हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं। यही एएसएल में जेनेटिक अल्फाबेट है। वाओ! और यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, मैंने अक्सर सुना है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं और लोग अक्सर इनमें गलती करते होंगे। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। इसका एक सिंपल सा रूल है। जब सिर्फ बेस और शुगर आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। सोच लीजिए ये एक अधूरा मोती है, लेकिन जब इस न्यूक्लियोसाइड में शुगर के एक खास पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप भी आकर जुड़ जाता है, तब जाकर ये पूरा मोती बनता है। और इस पूरे पैकेज को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अच्छा। तो सिंपल रूल, बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। आप टाइड से याद रख सकते हैं, जैसे टाइड पूरी सफाई करता है, वैसी न्यूक्लियोटाइड पूरा कंप्लीट यूनिट है। सही है, टाइड वाला फॉर्मूला तो याद रहेगा। तो अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? बिल्कुल, अगर इसे अच्छी तरह से डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स के लंबे पॉलीमर्स हैं जो वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए जिम्मेदार है। गॉट इट। लेकिन जब हम डीएनए की तस्वीर देखते हैं, वो तो एक सिंपल चेन जैसी नहीं दिखती, वो तो एक अजीब सी घूमी हुई सीढ़ी जैसी दिखती है। उसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, वो स्ट्रक्चर ही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और इसे समझने के लिए जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक बेहतरीन एनालॉजी दी थी, जो आज तक सबसे अच्छी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक जेंटली ट्विस्टेड लैडर जैसा है, यानी एक ऐसी सीढ़ी जिसे दोनों तरफ से पकड़कर हल्का सा घुमा दिया गया हो। वाह, ये लैडर एनालॉजी तो ब्रिलियंट है। तो इसका मतलब सीढ़ी के डंडे ही असली कोड हैं और साइड रेल सिर्फ उस स्ट्रक्चर को पकड़ कर रखते हैं। ये तो पूरा देखने का नजरिया ही बदल देता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस सीढ़ी के जो 2 लंबे साइड रेल्स हैं, वो शुगर और फॉस्फेट के ऑल्टरनेट यूनिट से बने हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल बैकबोन है जो इसे मजबूती देता है। लेकिन असली इंफॉर्मेशन, असली कोड तो सीढ़ी के बीच के डंडों में है। ये डंडे बेस पेयर से बने होते हैं। ये वो एटीसीजी हैं। तो अगर हम अपनी डिटेक्टिव स्टोरी पर वापस लौटें, तो ये जो बेस पेयरिंग है, ये उस क्लू को पढ़ने की रूल बुक है। डिटेक्टिव्स इसी रूल बुक को यूज करके क्रिमिनल के डीएनए कोड को क्रैक करते हैं, है ना? प्रिसाइजली। और इस रूल बुक का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये नियम कहता है कि एडेनिन ए
हमेशा थाइमीन T के साथ ही जुड़ेगा और गुआनिन G हमेशा साइटोसिन C के साथ ही जुड़ेगा। A और T के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और G और C के बीच 3। इन बॉन्ड्स की वजह से ही ये सीढ़ी जुड़ी रहती है। अच्छा। इसका मतलब है कि अगर आपको सीढ़ी के एक तरफ के बेसिस का सीक्वेंस पता है तो आप दूसरी तरफ का सीक्वेंस आराम से बता सकते हैं। मतलब अगर एक तरफ AGC लिखा है तो दूसरी तरफ TCG ही होगा। आइडेंटिकल नहीं, पर एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर। इसीलिए कहते हैं कि DNA की दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आइडेंटिकल नहीं। बिल्कुल। और ये कॉम्प्लीमेंट्रैलिटी ही डीएनए की सबसे बड़ी ताकत है। इसी की वजह से जब एक सेल डिवाइड होता है तो डीएनए अपनी एक A to Z परफेक्ट कॉपी बना पाता है। सीढ़ी बीच में खुल जाती है और दोनों अलग हुए हिस्सों पर नए कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स आकर जुड़ जाते हैं। नतीजा, एक डीएनए से 2 बिल्कुल सेम डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये तो कमाल है, पर ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्या थी? ये कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों है? सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए तो एक सिंपल सी चेन भी काफी थी। ये बहुत गहरा सवाल है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, हेरिडिटी। डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो एक स्पीशीज की आइडेंटिटी को, उसके अनोखेपन को हजारों लाखों सालों तक मेंटेन करता है। सोचिए, एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लाखों सालों से चली आ रही है। ये सिर्फ हेरिडिटी नहीं है, ये एक तरह का बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है, एक जीती जागती हिस्ट्री बुक जो हर सेल में मौजूद है। बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल, ये तो सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है। इसका मतलब इसकी इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 1 ग्राम डीएनए में 215 पेटाबाइट्स डेटा स्टोर हो सकता है। ये इतना डेटा है जितना दुनिया के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मतलब गूगल, फेसबुक सब मिला के एक दिन में जनरेट करते हैं। इसकी डेटा डेंसिटी किसी भी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा है। तो प्रकृति ने इंफॉर्मेशन स्टोर करने का सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढ निकाला है। और इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उस इंफॉर्मेशन को केमिकल डैमेज से बचाता है। वो जो सीढ़ी घूमी हुई है ना, वो उसके अंदर के कोड को प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह। माइंड ब्लोइंग। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण है सेल का फंक्शन कंट्रोल करना। हमारी बॉडी में लाखों तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो सारे काम करते हैं। बाल से लेके आंखों तक, हार्मोन से लेके एंजाइम्स तक, सब प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन कब बनेगा, कितना बनेगा, इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस, सारी रेसिपीज डीएनए में लिखी हुई हैं। डीएनए एक मास्टर रेसिपी बुक की तरह है। तो चलिए फोरेंसिक लैब्स वाले पॉइंट पर आते हैं। हमारी डिटेक्टिव स्टोरी। क्राइम सीन पर मिला एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप या स्किन सेल पूरी स्टोरी कैसे बता देता है? ओके, तो प्रोसेस ऐसे काम करता है। फोरेंसिक टीम उस सैंपल को कलेक्ट करती है, चाहे वो बाल हो, खून की बूंद हो या सलाइवा। लैब में उस सेल से डीएनए को निकाला जाता है, यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब एक इंसान के 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, सबको कंपेयर करना तो असंभव है। इसलिए साइंटिस्ट डीएनए के कुछ खास हिस्सों को देखते हैं जहां हर इंसान में बहुत वेरिएशन होता है। इन हिस्सों में एक छोटा सा कोड का टुकड़ा बार बार रिपीट होता है, किसी में 5 बार, किसी में 10 बार, किसी में 20 बार। अच्छा, तो इन रेपिटेशंस का पैटर्न हर इंसान में अलग होता है। एग्जैक्टली। और इसी पैटर्न से एक यूनिक ग्राफ या चार्ट बनाया जाता है। इस चार्ट को हम डीएनए प्रोफाइल कहते हैं। ये एक तरह का जेनेटिक बारकोड है। फिर इस बारकोड को क्राइम सीन पर मिले डीएनए के बारकोड से और सस्पेक्ट के डीएनए के बारकोड से मैच किया जाता है। अगर मैच हो गया तो केस सॉल्व। और ये बारकोड इतना यूनिक है कि 2 लोगों का आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़कर सेम होने का चांस बिलियन में 1 होता है। तो इसका मतलब ये टेक्निक सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ही नहीं, और भी जगह काम आती होगी, जैसे पैटर्निटी टेस्ट्स में। बिल्कुल। बच्चे को अपना आधा डीएनए माँ से और आधा पिता से मिलता है, तो बच्चे के जेनेटिक बारकोड को पोटेंशियल पेरेंट्स के बारकोड से मैच करके रिश्ता तय किया जाता है। इसके अलावा बड़े हादसों या नेचुरल डिजास्टर्स में जहां बॉडीज को पहचानना मुश्किल होता है, वहां भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही काम आती है। उनके डीएनए को उनके बच्चों या पेरेंट्स के डीएनए से कंपेयर करके उनकी पहचान की जाती है। ये सब तो डीएनए की कहानी हो गई, लेकिन हमने शुरू में बात की थी न्यूक्लिक एसिड्स की, जिसमें एक और नाम आता है आरएनए। ये क्या है और ये डीएनए से अलग कैसे हैं? ये एक और जरूरी पॉइंट है। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड
डीएनए का सहायक है। आप इसे डीएनए का छोटा, ज्यादा वर्सेटाइल भाई समझ सकती हैं। इनके बीच 3 मेन डिफरेंसेस हैं जो इनके काम को बिल्कुल अलग कर देते हैं। ओके, पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है इनकी शुगर में। जैसा नाम से ही पता चलता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन एटम कम होता है जो डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है। इसीलिए तो डीएनए लाखों साल तक इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाता है। आरएनए को इतना स्टेबल होने की जरूरत नहीं, उसका काम शॉर्ट टर्म है। ठीक है, शुगर अलग है। दूसरा डिफरेंस है इनके बेसिस में। डीएनए के 4 अल्फाबेट हैं, ए, जी, सी और थाइमीन। आरएनए में भी ए, जी, सी होते हैं, लेकिन उसमें टी की जगह एक नया अल्फाबेट होता है, यूरासिल। तो जहां भी डीएनए में टी होता, आरएनए में वहां यू होगा। हाँ। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इससे सेल को पता चल जाता है कि वो डीएनए पढ़ रहा है या आरएनए। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में है। हाँ, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स है, यानी 2 धागों वाली घूमी हुई सीढ़ी। लेकिन आरएनए आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एक अकेला धागा। इसकी वजह से आरएनए ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और अलग-अलग शेप्स ले सकता है अपने काम के हिसाब से। वो सीढ़ी नहीं, एक रस्सी जैसा है। ये काफी कुछ प्रोसेस करने के लिए है। अगर किसी को इस पूरी गहरी चर्चा से सिर्फ 3-4 चीजें याद रखनी हो जो सबसे जरूरी हैं, तो वो क्या होंगी? ठीक है, इसे 4 पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पहला, न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी के ब्लूप्रिंट्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स के लंबे पॉलीमर से बने हैं और हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। दूसरा, डीएनए का स्ट्रक्चर एक ट्विस्टेड लैडर जैसा है, जिसके डंडे हमेशा स्पेसिफिक पेयर्स में होते हैं। एटी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ और जीसी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आइडेंटिकल नहीं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, गॉट इट। तीसरा, डीएनए की यूनिकनेस ही इसकी ताकत है, जिसका सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। असली जिंदगी में क्राइम सॉल्व करने से लेकर रिश्ते तय करने तक। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर और बेस थाइमीन होता है, जबकि आरएनए आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें राइबोज शुगर और बेस यूरासिल होता है। बिल्कुल साफ। तो असल में डीएनए एक मास्टर रेसिपी बुक की तरह है, जो सेल की लाइब्रेरी यानी न्यूक्लियस में सेफ रखी हुई है। इसमें हमारी बॉडी को बनाने की हर एक रेसिपी लिखी है। एग्जैक्टली। पर एक सवाल सोचना, अगर मास्टर रेसिपी बुक लाइब्रेरी में बंद है, तो किचन तक यानी सेल के उस हिस्से तक जहां प्रोटीन बनता है, रेसिपी पहुंचाता कौन है? और उस रेसिपी को पढ़कर असली डिश यानी प्रोटीन बनाता कौन है? शायद यहां पर डीएनए के उस छोटे भाई आरएनए का कोई रोल है। सोचिएगा जरूर।